2 साल पहले पीएम मोदी ने एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाकर खास तौर से सोनिया गांधी को परेशान कर दिया था, जिन्होंने तमाम काबिलियतों के बावजूद एस जयशंकर को विदेश सचिव नहीं बनने दिया था। लेकिन 2 साल बाद एक बार फिर से पीएम मोदी ने सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि एमके स्टालिन की भी नींद उड़ा दी है। वजह यह है कि पीएम मोदी ने एक ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में शामिल किया जो न तो सांसद है और न ही विधायक और न ही पूर्व ब्यूरोक्रेट। मोदी की कैबिनेट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम एल मुरुगन का है, जो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं। एल मुरुगन को पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया। दरअसल तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2 दशक बाद 4 सीटें जीतने में सफल रही। जीत सिर्फ 4 सीटों पर हुई, लेकिन इसमें एक सीट कोयम्बटूर की भी थी, जहां से बड़बोले अभिनेता से नेता बने कमला हसन को बीजेपी ने करारी शिकस्त दी। ऐसे में एल मुरुगन को इसी से पुरस्कार स्वरूप बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दी गई। माना जा रहा है कि अच्छे प्रदर्शन के बलबूते ही मुरुगन को पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है, क्योंकि मुरुगन जब मार्च 2020 में बीजेपी के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष बने थे, तब उनके पास विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए मुश्किल से 1 साल का समय था। बावजूद इसके उनका प्रदर्शन शानदार रहा। तमिलनाडु में द्रविड़ विचारधारा की गहरी जड़ों के चलते हिंदुत्व को आगे रखने वाली पार्टी का नेतृत्व करना मुरुगन के लिए कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत जरूरत पड़ने पर सॉफ्ट द्रविड़ विचारधारा को अपनाने में झिझक नहीं दिखाई और इसके साथ ही अपनी पार्टी के राष्ट्रवाद को भी बरकरार रखा। मुरुगन को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिलने पर राजनीति के जानकारों का कहना है बीजेपी के प्रदेश प्रमुख ने बड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से पार्टी को राज्य में 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। वहीं चुनाव में मुरुगन खुद भी बहुत कम वोटों के अंतर से हारे। बीजेपी प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने कहा कि मुरुगन परिश्रमी, अत्यंत सक्रिय और ऊर्जावान युवा हैं। जब उन्हें पार्टी ने अपना प्रदेश प्रमुख बनाया तो उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया। 20 साल से अधिक समय से जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे दलित नेता मुरुगन बीजेपी में शामिल होने से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। उन्हें उनके संगठनात्मक कौशल के लिए भी जाना जाता है। मुरुगन धारापुरम सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से 1393 मतों के अंतर से विधानसभा चुनाव हार गए थे। द्रमुक सहयोगी के रूप में बीजेपी 2001 के विधानसभा चुनाव में 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस बार अन्ना द्रमुक सहयोगी के रूप में बीजेपी ने जीत की वही कहानी दोहराई और 4 सीटों पर जीत दर्ज की। तमिलनाडु के नामक्कल जिले के रहने वाले 44 साल के अधिवक्ता मुरुगन प्रदेश बीजेपी प्रमुख बनने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष थे। उन्हें अब बीजेपी शासित किसी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जाने की उम्मीद है। कानून में पीजी करने वाले मुरुगन ने मानवाधिकार कानूनों में डॉक्टरेट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू और गांधी वाड्रा परिवार की प्रियंका वाड्रा ने अपने अपने सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने कोई बड़ा पद नहीं दिलवा पाई। पंजाब संकट पर लगातार बातचीत और भागदौड़ का यही नतीजा निकला कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में रहना है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरपरस्ती कबूल करनी होगी, नहीं तो पार्टी के दरवाजे खुले हैं। अपनी तरफ से प्रियंका वाड्रा ने सारी कोशिशें की। सिद्धू को लेकर राहुल और फिर सोनिया गांधी के सामने गई, सारे कील काटे दुरुस्त किए, लेकिन बात बनी नहीं। सूत्रों का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहे जितना विरोधी तेवर अपना लें, उन्हें काम मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नीचे ही करना होगा। लेकिन इस पूरी कवायद में कांग्रेस अपने नेता को पूरा सम्मान देगी। मतलब ये कि दिखाया और बताया ये जाएगा कि सिद्धू बड़ी तोप हैं, लेकिन वे रहेंगे कैप्टन के नीचे ही। कैप्टन ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष से मुलाकात की, उनके सामने अपना पक्ष रखा। 10 जनपद के करीबी सूत्रों का कहना है कि कैप्टन इस बार अपना पक्ष लेकर पूरी मजबूती के साथ गए थे। उन्होंने अपना पक्ष रखने के बाद सब कुछ कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कैप्टन ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगे उन्हें मंजूर होगा। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पार्टी के आंतरिक मामलों और पंजाब के विकास के मुद्दे पर चर्चा की। कैप्टन ने कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रहा सवाल पार्टी के आंतरिक मामलों का, तो कांग्रेस अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगी वह उसके लिए भी तैयार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पूछे गए सवाल पर कैप्टन ने कहा कि वह कुछ नहीं जानते। 2 स्थितियां बिल्कुल साफ हैं। कांग्रेस 2022 विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में ही लड़ने के मूड में है, लेकिन उसके साथ वे नवजोत सिंह सिद्धू का भी पूरा मान सम्मान रखेगी। पार्टी के एक महासचिव ने कहा कि जितना जरूरी पंजाब में सत्ता में वापस आना है, उतना ही जरूरी भविष्य में पार्टी के नेताओं को सहेजना भी है। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू का ख्याल रखा जाएगा और इस बारे में पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से बात नहीं हो पाई। लेकिन एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा
कि पंजाब में कुछ बड़े बदलाव संभव हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की अहमियत बन सकती है। समझा जा रहा है कि इस पूरे विवाद में पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की जिम्मेदारी बदल सकती है। जाखड़ के स्थान पर नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चर्चा तो काफी हुई वरुण गांधी से लेकर रीता बहुगुणा जोशी तक की, लेकिन जब पीएम मोदी के मंत्रियों की लिस्ट बाहर आई तो उसमें ना तो वरुण गांधी का कहीं नाम था और ना ही रीता बहुगुणा जोशी का। लेकिन अपना दल की अनुप्रिया पटेल का नाम मंत्रियों की लिस्ट में शामिल था। अनुप्रिया पटेल मोदी की पहली सरकार में भी मंत्री थी, लेकिन अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। तल्ख बयान और चेतावनी जारी करने वाली निषाद पार्टी भी खाली हाथ ही रह गई। निषाद पार्टी को कोई तवज्जो नहीं मिली। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रही मेनका गांधी को 2019 में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। ऐसे में विस्तार में उनके बेटी और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के समायोजन की चर्चा तेज थी। सूत्रों का कहना है कि मेनका वरुण कांग्रेस के गांधी परिवार के खिलाफ सियासत के प्रतीकात्मक चेहरे के तौर पर बीजेपी में थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने और जवाब देने के लिए ऐसे प्रतीकों से आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में इन नेताओं को भागीदारी देने से न तो यूपी का चुनावी समीकरण सधना था और न ही खाटी कार्यकर्ताओं में कोई संदेश जाना था। उधर मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलने पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है तो प्रवीण निषाद को क्यों नहीं। साथ ही संजय निषाद ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि निषाद समाज के लोग पहले से ही बीजेपी से दूर हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने अगर गलती में सुधार नहीं किया तो विधानसभा चुनाव में नतीजा भुगतना पड़ेगा। दगाबाज सरकारों का दर्द दिल में है, दिल मुश्किल में है। प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बड़े नाम होने के साथ ही ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल किए जाने के कयास थे। हालांकि उस बिल से महेंद्र नाथ पांडे पहले से ही केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि 2014 में हुए राजनीतिक पुनर्जन्म के बाद बीजेपी में बाहरियों की भागीदारी भी जमकर बढ़ी है। दूसरे दलों से आए बाहर के नामों के बीच कार्यकर्ताओं के घुटन की चिंता को भी संगठन ने नजदीक से महसूस किया है। यही वजह है कि जब इनाम देने का मौका आया तो साफ संदेश दिया गया कि अपनों का विस्तार हमारी पहली प्राथमिकता है। जिस तराई बिल से जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल किया गया, उसी क्षेत्र से अजय कुमार मिश्र को केंद्रीय मंत्री बनाना इसी रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक विकास के साथ ही बीजेपी की नजर अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी चेहरों को भी तैयार करने पर है, ताकि बाहरियों की भरमार के बजाय अपनों के ही विकास से सियासत सज सके। विस्तार में संगठन में के खाटी चेहरों को जगह देना इसका साफ संकेत है। मसलन कुर्मियों की बड़ी पैठ रखने वाली अनुप्रिया को मंत्री बनाने के साथ ही पूर्वांचल से उसी बिरादरी से पंकज चौधरी को मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ाया गया है। पंकज पार्टी के 3 दशक से अधिक पुराने कार्यकर्ता हैं। स्वास्थ्य कारणों से मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की घटती सक्रियता के बीच उनकी ही खड़ाऊ लेकर चलने वाले लोध बिरादरी के BL वर्मा को लगातार मिल रहा प्रमोशन भी कल की ही तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे सेंट्रल यूपी में सामाजिक समीकरण दुरुस्त रह सके। बीजेपी में प्रदेश स्तर पर प्रभावी दलित चेहरे को लेकर मंथन चलता ही रहा है। दलितों के मुद्दे पर मुखर रहे कौशल किशोर का लगातार प्रमोशन इस गैप को भरने की कवायद बताई जा रही है। कौशल किशोर की अपनी वर्ग में पैठ भी अच्छी है और 2 दशक से अधिक समय से वह जमीन पर भी काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कद पीएम मोदी के कैबिनेट विस्तार के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। पीएम मोदी ने नए सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा भी अमित शाह को दे दिया। सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि मंत्रिमंडल विस्तार के ठीक पहले सहकारिता मंत्रालय के गठन का ऐलान होने के बाद इस नवेले मंत्रालय की जिम्मेवारी किसे दी जाएगी। लेकिन पीएम मोदी ने देश में सहकार से समृद्ध के विजन को साकार बनाने की जिम्मेवारी अमित शाह को सौंपना ज्यादा बेहतर माना। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से एक दिन पहले को सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया। सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाया। अब देश के गृह मंत्री को इस नए मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया गया है। नए मंत्रालय के गठन के बाद जानकारी दी गई थी कि यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सहकारिता मंत्रालय का सर्जन भी किए जाने का ऐलान किया था।
इस मंत्रालय के बनाए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन को ऐतिहासिक निर्णय करार देते हुए कहा था कि इससे कृषि क्षेत्र की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इस नए मंत्रालय को लेकर अमित शाह ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि मोदी जी के इस दूरदर्शी निर्णय से कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि का एक नया सवेरा आएगा। मोदी सरकार पिछले 7 वर्षों से देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और उनके संबंधित व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर सेवारत है। मुझे विश्वास है कि यह ऐतिहासिक निर्णय सहकारिता सेक्टर और उससे जुड़े लोगों को सशक्त करेगा और भारत के सहकारिता सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद अब पीएम मोदी के अलावा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 77 हो गई है। कैबिनेट फेरबदल में 7 को पदोन्नति दी गई है तो 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति ने कुल 43 सदस्यों को शपथ दिलाई है। मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मैं सभी साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने आज शपथ ली और मंत्री के तौर पर उनके सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल की कामना करता हूं। हम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए और एक मजबूत और समृद्ध भारत बनाने के लिए काम करना जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट में एक बार फिर केजरीवाल सरकार की फजीहत हो गई। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार से साफ शब्दों में पूछ लिया कि पूरी जवाबदेही से बताओ कि जब कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है तो विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च करते हो। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से विज्ञापनों पर खर्च किए रकम की पूरी जानकारी मांगी। दिल्ली सरकार ने सुनवाई के दौरान नॉर्थ एमसीडी में भ्रष्टाचार की बात भी कही तो हाई कोर्ट ने पलटकर कह दिया कि केजरीवाल की सरकार भी दूध की धुली नहीं है। असल में नगर निगम कर्मचारियों के बकाया वेतन और पेंशन के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस बारे में पूछा। दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि उसे केंद्र से 305 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं। नॉर्थ एमसीडी ने अदालत में माना कि उसने फंड जुटाने के लिए टाउन हॉल को एएसआई को देने का फैसला किया है। इसके लिए डीजी एएसआई को लेटर भी लिखा गया है। एक फिक्स कीमत तय की गई है। नॉर्थ एमसीडी ने माना कि उसने अपने 2 बड़े अस्पतालों को लीज पर टेकओवर करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया है। नॉर्थ एमसीडी ने अपनी 11 ऐसी संपत्तियों का ब्यौरा दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखा और दावा किया कि इन्हें लीज पर देने के लिए टेंडर फ्लोट किए गए ताकि फंड जुटाया जा सके। एमसीडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के ऊपर 900 करोड़ रुपए का बीटीए बकाया है और इसीलिए उसके पास फंड की अभी भी कमी बनी हुई है। उसने दावा किया उसने कुछ कर्मचारियों को अप्रैल तक का तो कुछ को मई महीने तक का वेतन दिया गया है। पेंशन अभी भी सिर्फ फरवरी महीने तक की दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आपके आंतरिक विवाद से कर्मचारियों का क्या लेना देना। उन्हें महीने के अंत में सैलरी चाहिए ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। कोर्ट ने कहा कि हमें निगम की प्रॉपर्टी की कुर्की करनी होगी। हम तभी ऐसा नहीं करेंगे अगर निगम हमें आज की तारीख में बताती है कि उसने फंड जुटाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए। दिल्ली सरकार ने निगम के दावों पर आपत्ति जताते हुए कहा और दलील दी कि समस्या पिछले 5 सालों से जारी है और हर बार एमसीडी की ओर से कोशिश यही रहती है कि वह दिल्ली सरकार में खामी दिखाए। सरकार को राजस्व बनाने वाला संस्थान नहीं है। हमें केंद्र से पिछले 5 साल से 305 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं और हमारा बजट नहीं बढ़ाया गया है तो क्या हम केंद्र को कटघरे में खड़ा करते रहें। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एक अथॉरिटी पब्लिक ऑफिस या पब्लिक ट्रस्ट को होल्ड करती है इसीलिए उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह जो भी करे वह जनता के हित में हो। वे उस पद पर अपने आप को प्रमोट करने के लिए नहीं होते। कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली सरकार से सवाल करते हुए की कि वह पूरी जिम्मेदारी से बताए कि विज्ञापनों पर वह कितना खर्च करती है। दिल्ली सरकार ने निगम पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार को टोकते हुए कहा उसकी सरकार की भी हालत कोई खास बेहतर नहीं है। दिल्ली सरकार ने दलील दी कि बिल्कुल गंगा ऊपर से बहती है, ऊपर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो नीचे अपने आप सुधार दिखने लगेगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में गरीबों को मुफ्त दिए जाने वाले राशन को बाजार में बेचते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि महामारी के समय में दिल्ली की जनता के लिए आया राशन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुराकर खुले बाजार में बेच रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अपने ट्विटर अकाउंट साझा किया है। त्रिलोकपुरी में बीजेपी द्वारा आयोजित प्रदर्शन में वह कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अपने ट्वीट में लिखा कि गरीबों का राशन चोरी करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रंगे हाथों पकड़े गए। आधा राशन बेच दिया और पकड़े जाने पर आधा राशन वापस स्कूल में पहुंचाया।
पूरे मामले में बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने त्रिलोकपुरी के गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक स्टोरेज यूनिट से चोरी हुआ राशन बाजार में बेचते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को रंगे हाथों पकड़ा है। विधोड़ी कहते हैं कि गरीबों के लिए राशन न्यू अशोकनगर के गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रखा गया था। आप कार्यकर्ताओं ने उस राशन को स्कूल प्रबंधन की मिलीभगत से चुरा लिया और खुले बाजार में बेचना शुरू कर दिया। वह बताते हैं कि चावल और गेहूं वाली 516 राशन किट पहले ही चोरी हो चुकी थी और यह दूसरी बार था जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुले बाजार में बेचने के लिए किट उठाने आए थे, लेकिन हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। भाजपा ने राशन चोरी के इस मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विधोड़ी का कहना है कि हम मांग करते हैं कि आप विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए और उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। 2 जुलाई को कथित तौर पर दूसरी बार आप कार्यकर्ता राशन किट चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन राशन को बेचते समय रंगे हाथों पकड़ लिए गए। आप पार्टी के कार्यकर्ता के घर से बरामद हुआ राशन स्कूल को लौटा दिया गया है। भाजपा नेता विधोड़ी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन आप विधायक या पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जो इन खाद्य राशन किटों की कालाबाजारी में शामिल थे। विधोड़ी ने यह भी कहा कि उनके पास घटना की वीडियो क्लिप है और सभी सबूत उप राज्यपाल अनिल बैजल को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।